नाइन्थ साइंस है ये आपका ग्रेविटेशन। व्हाट इज ग्रेविटेशन? आपने अभी तक जो स्टडी किया, आपने फोर्स स्टडी किया था। फोर्स का जो बेसिक फॉर्मूला था हमारे पास वो क्या था? F इज इक्वल टू एम ए। इन रिलेशंस को ध्यान रखोगे आप, ठीक है। व्हाट वाज फोर्स? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हियर m इज मास एंड a इज एक्सेलरेशन। मास एंड एक्सेलरेशन। अब आपके पास फोर्स था, इसी फोर्स की एक टाइप आ जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स। सेम फोर्स की आपके पास एक टाइप आएगी जिसे हम क्या बोल देंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। मींस जो दो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि देखो फोर्स आपके पास दो टाइप्स का हो सकता है, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। अट्रैक्टिव के केस में क्या है? आपके पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल दैट इज ए एंड अनदर ऑब्जेक्ट इज बी। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो एक दूसरे के एक्ट करेगा टुवर्ड्स। इसको ध्यान से देखना, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। रिपल्सिव फोर्स क्या करेगा? ये आपके पास ऑब्जेक्ट ए है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट बी है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा रिपल्सिव। इस डायरेक्शन में ये क्या करेगा? एक दूसरे को दूर धकेलेगा। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशन जो आप स्टडी करोगे, दैट ग्रेविटेशन इज अट्रैक्टिव फोर्स। ये बात ध्यान रखना है, दैट ग्रेविटेशन इज अट्रैक्टिव फोर्स। दैट मीन्स attractive force which act between any two objects in the universe, that attract, that is known as gravitational force. So according to gravitational force क्या होगी इसकी डेफिनेशन? ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान रखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन, दैट इज बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट्स। ये बात ध्यान रखना है, ग्रेविटेशन फोर्स जो एक्ट करेगा वो एक्ट करेगा ऑलवेज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में इन द यूनिवर्स। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं, ग्रेविटेशन को जो डिस्कवर किया था दैट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट न्यूटन। तो उसे हम क्या बोल देते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसे आप बोल दो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अब जो चीजें समझोगे, अब इसके एग्जांपल्स जो आप डेली लाइफ में देखते हो। फर्स्ट न्यूटन के केस में तो क्या था? न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था कि वो एक पेड़ के नीचे था, एप्पल गेट्स फेल डाउन। देन ही ऑब्जर्व दैट कि वो जो एप्पल डाउनफॉल हुआ है, नीचे गिरा है, वो ऊपर क्यों नहीं गिरा? दैट लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास दैट इज अ डस्टर। इस डस्टर को अगर आप यहां से ऐसे ड्रॉप कर दे तो दैट गेट फेल्स डाउन। इसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि ये ऊपर जाता, पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि इसी पोजीशन पे रहता, बट जैसे ही आप इसे छोड़ देते हो, यू डोंट अप्लाई एनी फोर्स, दैट गेट फेल्स डाउन। मींस कोई एक ऐसा फोर्स है जो इसे अट्रैक्ट करेगा एंड दैट फोर्स इज ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन एक्ट between every two objects in this universe. दो planets हैं आपके, कोई भी दो planet ले लो, for example we have sun. इस sun के अराउंड अर्थ जो है, अर्थ, इसे आप अर्थ को डिनोट कर रहे हो, अर्थ, that get revolve around the sun. Earth get revolve around the sun. तो इन दोनों के बीच में भी कोई ना कोई एक फोर्स होगा। अर्थ सन को अट्रैक्ट करेगी एंड सन अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी
ग्रेविटेशनल फोर्स। उसे आप क्या बोलोगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। नॉट ओनली अर्थ, जितने भी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करेंगे वो सभी के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा वो फोर्स का नाम क्या होगा आपके पास? ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स को आप क्या बोलोगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स एक्ट करेगा उसकी नेचर ऑलवेज क्या होगी? अट्रैक्टिव। क्लियर? उसकी नेचर क्या होगी? ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो अब फर्स्ट जो आप स्टडी करोगे वो आपने स्टडी करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसी को हम बोल देते हैं यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब होगा क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी नो दैट कि दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स acting between any two objects. The force acting between any two objects is directly proportional. Is directly proportional to the product of their masses. Product of their masses and inversely proportional. Inversely proportional to the square of distance between them. Square of distance between them. अब इस इतनी बड़ी जो आपके पास डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को आप समझोगे कैसे? इसके लिए आप प्रूफ देखो कि ये कैसे प्रूफ करोगे आप इसमें। फर्स्ट लेट वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स। आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ये ऑब्जेक्ट लिया आपने हैविंग मास m1, ये ऑब्जेक्ट लिया आपने हैविंग मास m2। अच्छा जी, सेंट्रल फोर्सेस होंगे। सेंट्रल फोर्सेस मींस जो फोर्स एक्ट करेगा वो बिल्कुल सेंटर से करेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें आपने ध्यान रखना है वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स A and B. Mass of A is m1, mass of B is m2। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज r। क्लियर? तो बुक में जब आप लिखोगे, सॉरी आपकी नोटबुक में, तो आपको ये ध्यान रखना है, इस तरीके से बोलोगे लेट वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स। लेट वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स A and B। तो आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे A and B हैविंग मासेस m1 and m2, having masses m1 and m2 respectively. m1 and m2 respectively, which are placed at a distance r मीटर। डिस्टेंस क्या होगी दोनों के बीच में? r मीटर फ्रॉम each other। नाउ वी नो दैट कि भाई जब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स विल बी अट्रैक्टिव
तो अट्रैक्टिव होगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद द फोर्स F। दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी F। अब चीजों को ऐसे समझोगे कि भी आपको पता लग चुका है कि फोर्स कितना है F। अब इस डेफिनेशन को देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, फोर्स दैट इज F। वो फोर्स क्या होगा आपके बीच में F इज डायरेक्टली, ये समझना है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses, directly proportional to the product of their masses। So first half definition तो ये हुई ना कि the force acting between any two objects is directly proportional to the product of their masses। तो फर्स्ट हाफ ये होगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट लो M1 M2, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। नेक्स्ट हाफ पे आओ, inversely proportional, inversely proportional to the square of a distance between them। अब आप डिस्टेंस अगर ऑब्जर्व करते हो तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना है r, डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या है r। तो r का स्क्वायर करो एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो 1/r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो अब आपको ये समझना है कि फर्स्ट हाफ मास इज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कंबाइन कर दो, दोनों को कंबाइन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, कंबाइन ऑन कंबाइनिंग, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। वी हैव, आप इन दोनों को जैसे कंबाइन करोगे तो आपके पास रिजल्टेंट आता है ये F प्रोपोर्शनल किसके था डायरेक्टली M1 M2, इनवर्सली किसके था R स्क्वायर, इसी को आगे लेके चलो F। इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब आप रिप्लेस करोगे, इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब आप रिप्लेस करते हो तो यू नीड ए कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू G। वो कांस्टेंट आपके पास क्या आ जाएगा G। क्लियर, तो आप लिखो इसे F इज इक्वल टू G M1 M2 by R स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला। आपके पास जो रिजल्टेंट फॉर्मूला होगा वो ये रहेगा F is equal to G M1 M2 by R स्क्वायर। आपको पता है F क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, G होगा यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M1 और M2 masses एंड R is distance। R क्या होगी डिस्टेंस। फिर से देखो एक बार, the force acting between any two objects is directly proportional। directly proportional means ये रहेगा F proportional to masses M1 M2। second, inversely proportional to the square of distance between them, here that is inversely proportional। फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइन करो, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करते हो तो फर्स्ट आपके पास क्या था F प्रोपोर्शनल टू M1 M2, सेकंड क्या था F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। दोनों को कंबाइन करते हो तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आएगा F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 by R स्क्वायर। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करोगे विद द कांस्टेंट वैल्यू, दैट कांस्टेंट इज गिवन एज F is equal to G M1 M2 by R स्क्वायर। G क्या रहेगा आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G क्या होगा आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को आप देखोगे कि आपके पास क्या इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, क्या इसकी यूनिट होगी। कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, आपने ध्यान रखना है।
What is constant? Constant means which does not change. Constant means which does not change, जिसमें चेंज ना हो। अब आपके पास जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस जी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी वो रहेगी 6.67 into 10⁻11। ये है न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट लिखोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो इसी यूनिट को, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इन चीजों को समझना कि यूनिट ये कैसे आई। यूनिट ये आई कि भाई F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। 8 में ही आपने फर्स्ट चैप्टर में ये स्टडी किया था। आपको 8th क्लास से पता है कि फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर। तो आप क्या ले लोगे, मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। मास के लिए क्या होता है, किलोग्राम। यहाँ भी क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर करो। तो ऑलरेडी अब जो जी आएगा दैट जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2। तो वैल्यू पुट कर सकते हो आप आसानी से। पुट क्या करोगे, फोर्स न्यूटन, फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर, मासेस के लिए केजी डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर। दैट इज आवर यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये आपने ध्यान रखना है। दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलेगा आपको, ये यही बोलेगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन acting between two bodies is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। अब यहां से चीजों को थोड़ा सा और समझो कि भाई F proportional to m1 m2 मतलब more is the mass more will be the gravitational force। मतलब ऑब्जेक्ट्स जितने हैवी होंगे उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। क्लियर? दैट मीन्स more is the mass, more will be the force of a attraction, या आप बोल सकते हो more is the gravitational force। तो आप सिंपली ऐसा लिख सकते हो between heavier objects या between heavier bodies more gravitational force act as compared to lighter bodies। तो जितनी हैवी ऑब्जेक्ट्स होंगे, हैवी ऑब्जेक्ट्स मींस जिनका मास ज्यादा हो, तो प्लैनेटरी जो बॉडीज हैं, हेवनली बॉडीज हैं, तो हमारा पूरा का पूरा प्लैनेटरी सिस्टम, हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम, उस सोलर सिस्टम को बाइंड किसने करके रखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी एप्लीकेशन आएगी अब हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड, ये तो फर्स्ट टर्म था। सेकंड टर्म क्या थी, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। भाई जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, इनवर्स का मीनिंग क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है कि अगर इसे बढ़ाओगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। मींस दो ऑब्जेक्ट जितना क्लोज होंगे एक दूसरे के, ऑब्जेक्ट एक दूसरे के जितना क्लोज होंगे उनके बीच में फोर्स उतना
ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू द फार अवे ऑब्जेक्ट्स। ये बात ध्यान रखनी है आपने। मोर gravitational force act between nearby objects as compared to far away objects मीन्स जो ऑब्जेक्ट्स जितना दूर होंगे उनके बीच में फोर्स उतना कम होगा, जो फोर्स ऑब्जेक्ट्स जितना नजदीक होंगे उनके बीच में फोर्स उतना ज्यादा एक्ट करेगा। ये इसे एक बार डायग्राम से देखो। ये आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये M1 M2 M1 2 kg M2 4 kg। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है सपोज 5 मीटर। तो R कितना है 5 मीटर। तो यहाँ पे जब आप फोर्स निकालोगे F, दैट F किसके इक्वल आ जाएगा G M1 M2 R स्क्वायर। इसे F1 ले लो आप। क्लियर। तो G सेम रहेगा M1 2 M2 4, डिस्टेंस कितना है 5 25। तो अब जो आपके पास F1 आया वो कितना आया 8 G by 25, that is F1। क्लियर। अब हम क्या कर देते हैं, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को और ज्यादा दूर कर देंगे। दूर किया तो हमने क्या किया, ये ले लिया M1 2 kg M2 4 kg। इसको ऊपर दिखा देते हैं दोनों के बीच में अब जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस ली हमने R। इसे R1 ले लो, R1 इसे ले लो R2। अब डिस्टेंस हो जाती है आपके पास 10 मीटर। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा वो फोर्स लिया हमने F2। वो फोर्स क्या लेते हैं F2। तो F2 जब आप निकालोगे फॉर्मूला क्या होगा भाई, कांस्टेंट G M1 M2 M1 2 M2 4 डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या है 10। अब आप क्या लोगे R2 स्क्वायर। R2 स्क्वायर मींस G8 बाय 10 का स्क्वायर करना है आपने, स्क्वायर ऑफ 10 स्क्वायर मींस 100, that is equal to F2। अब आप यहां से ऑलरेडी बता सकते हो क्या कि भाई F2 कम होगा, F2 is less than F1 because डिस्टेंस किसमें ज्यादा है F2 में। F2 के केस में क्या था R2, F1 के केस में क्या था R1। F2 क्या थी आपके पास R2 सॉरी 10 मीटर। R1 क्या थी आपके पास 5 मीटर। सो मोर इज द डिस्टेंस, लेसर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। ये कहना है आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है।